हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 12, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस चैप्टर में से एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट एमसीक्यूज। दो एमसीक्यूज इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं इन नीट एग्जाम, दैट इज इट स्कोर्स फॉर अबाउट 8 मार्क्स। 8 मार्क्स से लेकर 12 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से नीट में। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई नो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, और अगर आपको इस चैप्टर से डर लगता है या आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो वो ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा का सारा डर निकल जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, ऑल राइट। तो सबसे पहले इस चैप्टर का थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन देने से पहले हम थोड़ा सा डायग्राम की मदद से इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। अब देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस आर हाईली डेवलप्ड एनिमल्स। ह्यूमंस को हम मैमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं, करेक्ट। और भैया हम पानी में तो रहते नहीं हैं, या हम हवा में तो उड़ते नहीं हैं, हम ज़मीन पर रहते हैं। तो वी गिव बर्थ टू वीवी पैरस एनिमल्स। ह्यूमंस आर नथिंग बट वीवी पैरस एनिमल्स। वीवी पैरस एनिमल्स मतलब क्या होते हैं? हु गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी इंसान डायरेक्ट इंसान को पैदा करता है। ऐसा नहीं है ना कि फीमेल पहले अंडा देती है और फिर वो अंडा 9 महीने तक हम अपने नेस्ट पे रखते हैं और फिर उसमें से अचानक से मुर्गी के जैसे बच्चा बाहर आता है, वैसे इंसान का बच्चा बाहर आएगा, ऐसा नहीं है ना। बिकॉज वी आर वीवी पैरस। वीवी पैरस मतलब क्या होता है? वी गिव बर्थ टू यंग वंस। हाँ, कुछ ऐसे एक आध एक्सेप्शन एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जो ओवी पैरस मैमल्स हैं। ओवी पैरस मैमल्स मतलब क्या होते हैं? जो हैं मैमल्स लेकिन वो अंडा देते हैं, जैसे कि आपके प्लेटिपस। सो दीज आर ओवी पैरस मैमल्स, ठीक है। बट मेजोरिटी वी आर वीवी पैरस एनिमल्स। इधर तक क्लियर है? ओके, ऑल राइट। तो अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ह्यूमंस जो हैं, हम भैया बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स हैं। हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ इतनी आसान तरीके से होती नहीं है। एवरी थिंग इज़ कॉम्प्लिकेटेड, एवरी थिंग इज़ हाईली डेवलप्ड, यानी कि एवरी प्रोसेस इज़ हाईली डेवलप्ड। तो व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, सुनो ध्यान से बच्चों, जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन भी ह्यूमंस में, एनिमल्स में एक बहुत ही ज़्यादा स्टेप वाइज प्रोसेस है। यानी कि एक ऐसा फिनोमिनन है जो हमको इवेंट्स यानी कि स्टेजेस में देखने को मिलता है। तो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस या रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की अगर हम बात करें तो ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। कितने स्टेजेस में डिवाइडेड है? 3 स्टेजेस में या 3 प्रोसेसेस में। जिसमें से सबसे पहला प्रोसेस होता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्स्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है? देखो, वी आर एनिमल्स, हम असेक्सुअली रिप्रोडक्शन तो करते नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि जैसे हाइड्रा में कैसे हमको देखने को मिलता है, ऐसे साइड से एक बेबी हाइड्रा यानी हाइड्रा बड ग्रो होता है, और फिर जैसे जैसे ये हाइड्रा मेच्योर हो जाएगा ये अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाएगा। ये तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। कभी आपने सुना है किसी के हाथ से ऐसे ही कोई बच्चा टपक रहा है नीचे? सोचो कितनी अद्भुत चीज़ हो जाएगी वो, इट विल बी अ मिरेकल। पर ऐसा नहीं होता है। वी आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, और जहाँ बात सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की आती है वहाँ पर आते हैं गैमेट्स। तो सबसे पहले बात, सबसे पहला प्रोसेस है प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें सबसे पहला स्टेज होता है गैमेट फॉर्मेशन का। सबसे पहला स्टेज क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन का। अब गैमेट्स दो तरीके के होते हैं, क्योंकि एक मेल गैमेट होना चाहिए, एक फीमेल गैमेट होना चाहिए, तभी तो हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा ऑफस्प्रिंग्स में। तो गैमेटोजेनेसिस दो तरीके की होती है, एक फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट, एक मेल गैमेट का डेवलपमेंट। देखो, ये वाला जो सिंबल है, ये वाला जो अपना सिंबल है, ये हम फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों मैम? क्योंकि अब ये है मेडिकली डिनोटेड टर्म है। क्यों? इसका कोई आंसर नहीं है, लेकिन सिंबल यूज़ करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको हर जगह पे फिर फीमेल ये पूरा शब्द नहीं लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट मेडिकली डिनोटेड सिंबल जो दिया गया अगर वो यूज़ करेंगे तो इससे आपका टाइम बचता है और अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, और यूनिवर्सल लेवल पे ये सिंबल यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार वॉशरूम्स के बाहर भी ऐसी साइन बनाई हुई होती है, और बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि भाई इसमें से फीमेल कौन सा है और मेल कौन सा है। तो मैंने अपने लिए क्या ट्रिक बनाई है, फीमेल्स यूजुअली पॉजिटिव सोचती हैं। मैं ये अपने हिसाब से बोल रही हूँ कि मतलब मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। तो इसका मतलब ये साइन फीमेल के लिए है। और भाई मुझे रास्ते जल्दी याद नहीं होते हैं, मतलब जो कहीं पर भी हम ट्रैवल करने जाते हैं तो मैं आसानी से गुम हो जाती हूँ, मुझे रास्ते जल्दी याद नहीं होते हैं। लेकिन मेल्स जो होते हैं उनको यूजुअली रास्ते याद रहते हैं वो, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे मेल्स वगैरह
शिकार करने जाते थे। बहुत बहुत पहले की बात है, जब एनिमल्स वगैरह हमारे एंसेस्टर्स थे, एप्स और मंकीज़ के टाइम की मैं बात कर रही हूँ। वो शिकार वगैरह करने जाते थे तो उनको सारे डायरेक्शंस याद होते थे, कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे शिकार करना है, कहाँ पे क्या करना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेल्स को डायरेक्शंस अच्छे से याद होते हैं, इसीलिए मेल्स के लिए ये एरो वाला सिंबल है। ये मैंने अपने लिए ये ट्रिक बनाया है। देखो बायोलॉजी में आप हर चीज़ अगर लर्न करने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, स्पेशली नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत कुछ याद रखना होता है। तो कम से कम हम उन चीज़ों को ट्रिक्स बना के अगर याद रखेंगे तो वो अपने लिए बेटर होगा। तो फीमेल और मेल के लिए ये साइन यूज़ की जाती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे गेमेटोजेनेसिस की। गेमेटोजेनेसिस में क्या होता है, फीमेल का गैमेट भी बनता है और मेल का गैमेट भी फॉर्म होता है। फीमेल के गैमेट डेवलपमेंट को हम बोलते हैं oogenesis। फीमेल के गैमेट डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, oogenesis। और मेल्स का जो गैमेट बनता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको हम, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अलग अलग स्टेजेस होते हैं, डिटेल में हम इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के पहले, खाना बनाने से पहले आप सब्जी वगैरह काट के रखते हो, इंग्रेडिएंट्स रेडी रखते हो, ठीक उसी तरीके से फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको जमा करके रखनी है। तो सबसे पहला तो गैमेट ज़रूरी है, तो गैमेट बना लो। oogenesis से फीमेल गैमेट, स्पर्मेटोजेनेसिस से मेल गैमेट बनेंगे। अब उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या विंड पॉलिनेशन में क्या होता है, यूजुअली विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन में आपके विंड की मदद से या आपके वाटर की मदद से या आपके इंसेक्ट की मदद से पोलन ग्रेन हम स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र करते हैं। ये मैं प्लांट रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ। अब एनिमल्स में तो ऐसा है नहीं ना कि फीमेल ने एक जगह अंडा दे दिया तो मेल का स्पर्म ढूंढते ढूंढते उस फीमेल के अंडे तक आ जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हमको स्पर्म और एग का फ्यूजन मैनुअली कराना पड़ता है, यानी कि फिजिकली कराना पड़ता है। तो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल एग सेल इज नोन एज इंसेमिनेशन प्रोसेस। तो जैसे कि प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है वैसे ही ह्यूमंस में इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल एग सेल। तो ये हो गया अपना प्री फर्टिलाइजेशन के दो स्टेजेस। पहला स्टेज कौन सा है, गैमेटोजेनेसिस। दूसरा स्टेज कौन सा है, इंसेमिनेशन। अब तीसरा स्टेज आता है फर्टिलाइजेशन का, यानी कि जिसमें हमको फ्यूजन ऑफ गैमेट्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मेल गैमेट, ये अपना फीमेल गैमेट है और ये अपना मेल गैमेट है। जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो हमको एक डिप्लॉयड जाइगोट मिलेगा। डिप्लॉयड क्या, क्यों ये वर्ड यूज़ किया मैंने यहाँ पर, क्योंकि अपना जो मेल गैमेट होता है वो हेप्लॉयड होगा, फीमेल गैमेट जो होगा वो हेप्लॉयड होगा, तभी जाके दोनों के कैरेक्टर्स एक्सचेंज होंगे और जाइगोट में हमको कंप्लीट डिप्लॉयड कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो ये होता है अपना सेकेंड स्टेज। और फिर थर्ड स्टेज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, एक बार आपका जाइगोट बन गया तो अब उस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। वो जाइगोट आपके फीमेल के यूटरस में इम्प्लांट यानी कि फिक्स हो जाएगा। सो दिस इज फ्यूजन इज सी, देन इम्प्लांटेशन इज डी, यानी कि धीरे धीरे करके आपके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और वो फीमेल के यूटरस में अच्छे से अपने आप को जमा लेगा, क्योंकि 9 महीने तक उस फीटस को, उस एम्ब्रियो को फीमेल के यूटरस में सर्वाइव करना है। तो इम्प्लांटेशन करना बहुत ज़रूरी है। इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो यूटरस में फिक्स हो जाता है ताकि 9 महीने तक उसको कंटिन्यूसली यूटरस से न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। और फिर नेक्स्ट स्टेज आता है जेस्टेशन। जेस्टेशन यानी कि क्या होता है, प्रेगनेंसी पीरियड। जेस्टेशन यानी कि क्या होता है, प्रेगनेंसी पीरियड, जो कि ह्यूमंस में अप्रॉक्सीमेटली 280 डेज का होता है, अप्रॉक्सीमेटली 280 टू 294 डेज का होता है, ठीक है। और फिर आता है अपना पार्चुरेशन। 9 महीने बच्चे को पेट में रखने के बाद जब उसकी डिलीवरी की बारी आती है, जब हम चाइल्ड को डिलीवर करते हैं, तो डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड इन मेडिकल टर्म्स इज नोन एज पार्चुरेशन। बच्चे को जब हम डिलीवर करते हैं, फीमेल के यूटरस से एक्सपेल आउट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। तो ये सारे प्रोसेसेस, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फ्यूजन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्चुरेशन, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आया? चलो अब टेक्स्ट बुक के थ्योरी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है। एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इन वीवी पैरस। ह्यूमंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं और वीवी पैरस एनिमल्स हैं। वीवी पैरस मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट न्यू ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं। और ओवी पैरस मतलब क्या होता है, जो अंडा देते हैं। ओवी पैरस का ओ याद रखो, यानी जो अंडा देते हैं, जैसे मुर्गी, कोयल, कौवा, ये सब अंडा देते हैं, है ना। फिर उसमें से ऑफस्प्रिंग निकलता है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो देखो यहाँ पे हमको अलग अलग रिप्रोडक्टिव इवेंट्स बताए गए हैं, जिसको हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इस यहाँ पर हमको वही बताया गया है। सबसे पहला इवेंट होता है गैमेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स।
स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम्स इन फीमेल्स, यानी कि oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर दूसरा प्रोसेस होता है इंसेमिनेशन, यानी कि इन स्पर्म्स को फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफर करना। तो सेकेंड प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस इज गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड प्रोसेस इज इंसेमिनेशन, जो हमने यहाँ देखा, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब थर्ड स्टेज आता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब फ्यूजन हो जाएगा मेल और फीमेल गैमेट का, तो हमको क्या देखने को मिलेगा? डिप्लॉयड जाइगोट देखने को मिलेगा। और इसके बाद अब जाइगोट आगे जाके डेवलप होकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। तो इस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट आगे जाके अटैच हो जाएगा अपने फीमेल के यूटरीन वॉल के साथ, यानी कि ये अपने फीमेल का यूटरस है, यहाँ पे आपका ओवरी था, ठीक है। ये ओवरी से आपका जो जाइगोट बना है, यहाँ पे ये जो जाइगोट बना है, ये वजाइना से आपकी स्पर्म की एंट्री होती है, ठीक है। स्पर्म इधर पे आते हैं, ये अपने एग सेल को फर्टिलाइज कर देते हैं, फ्यूज़ कर देते हैं। फिर उसके बाद अपना जो जाइगोट बनता है, समझो ये स्पर्म्स खत्म, एक बार आपका जाइगोट बन गया तो अब नेक्स्ट स्पर्म की एंट्री बंद हो जाती है। तो अब यहाँ पर ये जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट धीरे धीरे करके डेवलप होगा, धीरे धीरे करके डेवलप होगा, और ये एम्ब्रियो में फिक्स, सॉरी यूटरस में फिक्स हो जाएगा। कहाँ पर फिट हो जाएगा? ये यूटरस में फिट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। एंड देन धीरे धीरे करके एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, तो 9 महीने के लिए अब एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, यानी कि प्रेगनेंसी पीरियड। और फाइनली जब हमारा बेबी रेडी हो जाएगा, फीटस रेडी हो जाएगा, तो हम उसको बॉडी से एक्सपेल कर देंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। यू हैव लर्नड दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। अब आपने सुना ही होगा कि प्रेगनेंसी कब होती है? जब भी किसी भी इंडिविजुअल की प्यूबर्टी एज आती है, यानी कि जब उसकी बॉडी में अडल्ट हार्मोन्स बनना स्टार्ट होते हैं, सेक्स हार्मोन्स बनना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं। क्योंकि बिना हार्मोन्स के, बिना सेक्स सेल्स के कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। और प्यूबर्टी यानी कि क्या होता है? अडल्टहुड, यानी कि एक पर्टिकुलर एज जब आपकी बॉडी में सेक्स हार्मोन्स और सेक्स सेल्स बनना स्टार्ट होंगे। These are remarkable differences between the reproductive events in the male and the female. For example, देखो मेल और फीमेल में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं? स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन। अगर हम स्पर्म फॉर्मेशन की बात करें, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, तो जो ओल्ड मैन, यानी कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो चाहे 80 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, चाहे 40 साल का हो, चाहे 90 साल का हो, उनकी बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन फॉरएवर, उनकी पूरी लाइफ टाइम तक चलते रहता है। हाँ, ऑब्वियसली उसको कोई बुरी आदत नहीं होनी चाहिए, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन या स्मोकिंग या वगैरह वगैरह, तो वो तो नॉर्मल ह्यूमंस में भी फिर स्पर्म का डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो स्पर्म फॉर्मेशन फॉरएवर चलता है मेन की बॉडी में। लेकिन फीमेल्स के केसेस में ओवम का फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर एज के बाद स्टॉप हो जाता है। सीज हो जाना यानी कि स्टॉप हो जाना। कब स्टॉप होता है? जब वो फीमेल का 45 टू 50 ईयर्स का एज आता है, यानी कि जब वो फीमेल अपने मीनोपॉज में एंटर करती है, यानी कि जब उसके पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, तो उसके बॉडी में आपका oogenesis का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो लेट अस एग्जामिन द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो अब हम पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब थियोरी पढ़ने से पहले वापस थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। इधर तक सबको सब कुछ क्लियर है? पक्का? ऑल राइट। तो अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमको क्या बताया गया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें तो इसमें आता है अपना टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सा ऑर्गन आता है? टेस्टिस। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को प्राइमरी बोला ही इसीलिए गया है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई ये? क्योंकि इसमें दो टाइप के दो चीज़ें बनती हैं। सबसे पहले तो आपके सेक्स सेल्स जिनको हम बोलते हैं स्पर्म्स। सबसे पहले इसमें क्या फॉर्मेशन होता है? सेक्स सेल्स जिनको हम बोलते हैं स्पर्म्स। और दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है? सेक्स हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन। क्या बोलते हैं इसको हम? एंड्रोजन, या इसका दूसरा नाम क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। बिना टेस्टोस्टेरॉन के आपके सेक्स सेल्स मैच्योर होंगे ही नहीं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेक्स हार्मोन नहीं बना या स्पर्म्स नहीं बने तो प्री फर्टिलाइजेशन के बाद आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ही नहीं होगा, क्योंकि एग के साथ जब तक स्पर्म आके फ्यूज़ नहीं हो जाता तब तक जाइगोट नहीं बनेगा। क्लियर एवरीबडी? ओके। अब अपना आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें देखने मिलती हैं: एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया।
एक्सेसरी डक्ट मतलब क्या होता है? एक्सेसरी डक्ट यानी कि जिनका कोई मेन रोल नहीं है, मतलब यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ हार्मोन फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हेल्प करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आर एक्चुअली हेल्पर ऑर्गन्स, जिनके बिना प्रोसेस कंप्लीट भी नहीं होगा। याद रखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन इनके बिना प्रोसेस अधूरा है। तो अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं अपने एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स में कौन सी डक्ट आती हैं? रेटेटेस्टिस है, वास डिफरेंस है, वास इफ्रेंशिया है, एपिडिडाइमिस है। ऐसी बहुत सारी डक्ट्स हैं जिनके बारे में हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, फिर आते हैं अपने एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या आता है आपका? सेमिनल वेसिकल्स, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर कॉपर्स ग्लैंड। ऐसे अलग अलग डक्ट्स आते हैं, अलग अलग ग्लैंड्स आते हैं जो अलग अलग केमिकल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से हमारा स्पर्म हेल्दी रहता है और वो इजैक्यूलेट हो पाता है, यानी कि फीमेल के वजाइना में सर्वाइव कर पाता है। बिना एक्सेसरी ग्लैंड्स के आपके स्पर्म्स की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे फीमेल के वजाइना में। और फिर तीसरा बात आता है अपने एक्सटर्नल जेनाइटल का। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब क्या होता है? अपना मेल का पीनस, पेनिस भी बोल सकते हो आप इसको। तो दिस इज द जेनाइटल ऑर्गन। देखो, बहुत बार लोगों को क्या होता है, सेक्स ऑर्गन और जेनाइटल ऑर्गन में कन्फ्यूजन हो जाता है। सेक्स ऑर्गन मतलब क्या होता है? जहाँ पर सेक्स के सेल्स बनते हैं, यानी कि टेस्टिस सेक्स ऑर्गन है। ये जो टेस्टिस आपको ग्रीन कलर का दिखा रहा है, दिस इज द सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स ऑर्गन में सेक्स सेल बनते हैं, ठीक है? यहाँ पर सेक्स के सेल्स बन गए। अब ये सेक्स के सेल आगे जाके ट्रांसफर होंगे आपके पेनिस में, और फिर पेनिस से ये इजैक्यूलेट होंगे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। सो जेनाइटल ऑर्गन की अगर हम बात करें तो पेनिस इज द जेनाइटल ऑर्गन जो एक्चुअल प्रोसेस करेगा कॉप्यूलेशन का। पेनिस किस में इन्वॉल्व होता है? कॉप्यूलेटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स। मेल का पेनिस जब फीमेल के वजाइना में एंटर करता है तब उसमें से स्पर्म्स निकलते हैं। तो पेनिस इज द जेनाइटल ऑर्गन एंड टेस्टिस इज द सेक्स ऑर्गन, क्योंकि उसके अंदर आपके सेक्स सेल बन रहे हैं, यानी कि स्पर्म्स बन रहे हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा पिक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं। पक्का क्लियर हुआ है? एक एक करके टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ेंगे, और टेस्टिस के बाहर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं इस पाउच वाले स्ट्रक्चर को? हम स्क्रोटम। ये स्क्रोटम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। देखो क्या होता है पता है, यूजुअली हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 32 डिग्रीज टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट? और हमारे टेस्टिस को कितना टेम्परेचर चाहिए स्पर्म डेवलपमेंट करने के लिए? ये देखो, ये आपका टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर ही आपके स्पर्म्स बनने वाले हैं। तो स्पर्म्स को डेवलप करने के लिए हमारे टेस्टिस को 2.5 डिग्रीज कम टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर, यानी कि टेस्टिस को चाहिए 28 डिग्रीज का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली। अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो आपके स्पर्म्स डीनेचर हो जाएंगे, यानी कि डैमेज हो जाएंगे। तो ये टेस्टिस को बॉडी के बाहर कहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखते हैं इनको हम रखते हैं प्रोटेक्टेड स्क्रोटम जैसे पाउच में। ऐसे स्क्रोटम के जैसे पाउच होता है जिसके अंदर आपका टेस्टिस आके डिसेंड हो जाता है। स्टार्टिंग में जब आपका फीटस 5-6 मंथ्स का होता है, स्टार्टिंग में जब आपका फीटस 5 से 6 महीने का होता है, तब आपके ये टेस्टिस जो होते हैं ये फीटस के एब्डोमेन में ही होते हैं। मतलब ये फीटस का एक्चुअल ओरिजिन एब्डोमेन है, मतलब ये एब्डोमेन यानी कि स्टमक कैविटी में फॉर्म होते हैं। लेकिन जब हमारा फीटस 6 to 7 मंथ्स ओल्ड हो जाता है तो ये टेस्टिस बाहर आ जाते हैं। कैसे बाहर आते हैं ये टेस्टिस? ये देखो, इनका एक्चुअल ओरिजिन कहाँ पर है? एब्डोमेन में। ये टेस्टिस कहाँ पर ओरिजिनेट हो रहे हैं? एब्डोमेन में ओरिजिनेट हो रहे हैं। सुन लो पहले, ये पूरा प्रोसेस सुनो, फिर टेक्स्ट बुक की थ्योरी देखते हैं। हमारे ये जो टेस्टिकल है, ये अनडिसेंडेड मतलब अभी तक ये एब्डोमेन में ही है। तो ये टेस्टिस जो एब्डोमेन में है ये हाई टेम्परेचर में रहते हैं, तब तक इनके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि एब्डोमेन का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये टेस्टिस 6 to 7 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में बॉडी के बाहर यानी कि एब्डोमेन के बाहर आते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंग्विनल कैनाल। यहाँ पे एक इंग्विनल कैनाल प्रेजेंट होती है। ये इंग्विनल कैनाल क्या करती है? ये इन टेस्टिस को बाहर इस स्क्रोटम के पाउच में लाकर छोड़ देती है। तो ये स्क्रोटम एक है ना पिगमेंटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है ये? एक
पिगमेंटेड पाउच के जैसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपके टेस्टिस एकदम खुशी खुशी आराम से रहते हैं। तो ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस आपके स्क्रोटम के पाउच में आता है। कैसे आता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड की मदद से। ये देखो यहाँ पे पीछे ये जो वेसल आपको दिखाई दे रही है, ये जो कनेक्टेड ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, ये है आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्योंकि टेस्टिस भले ही स्क्रोटम में चला गया है, टेस्टिस भले ही आपका स्क्रोटम में आ गया, लेकिन टेस्टिस को कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट्स, ब्लड वेसल्स, इन सब चीज़ों का तो सप्लाई चाहिए ही चाहिए। तो ये देखो, जब आपका टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाता है तो पीछे जो बच जाता है दैट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। और स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या होते हैं? आपके ब्लड वेसल्स और नर्व्स, जो क्या करते हैं, जो हमारे टेस्टिस को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स और उसको अलग अलग इम्पल्सेस वगैरह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। तो ये आपका इंग्विनल कैनाल जो है, ये आपका इंग्विनल कैनाल जो है, ये इंग्विनल कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपके टेस्टिस को स्क्रोटम तक पहुंचाने में हेल्प करता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये इंग्विनल कैनाल ब्लॉक हो जाता है। कभी कभी ये इंग्विनल कैनाल ब्लॉक हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से, क्योंकि अपने एब्डोमेन में यहाँ पे नीचे नीचे लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। तो अगर समझो कि अपना इंग्विनल कैनाल लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से ब्लॉक हो गया और आपके टेस्टिस नीचे नहीं आ पाए, टेस्टिस अगर नीचे नहीं आ पाए और बच्चा पैदा हो गया, तो ऐसा भी देखने को मिलता है हमको कि इंग्विनल कैनाल ब्लॉक हो गया, टेस्टिस नीचे नहीं आ पाया, तो उसके वजह से इन मेल्स के जो टेस्टिस हैं, अब ये टेस्टिस जो एब्डोमेन में रह गए हैं, ये टेस्टिस जो एब्डोमेन में रह गए हैं, यहाँ पे तो आपको 32 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर स्पर्म्स। इतने टेम्परेचर में हमारे स्पर्म्स डेवलप नहीं हो पाएंगे, यानी कि ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? जब आपके टेस्टिस देखो, इधर पे मैं लिख रही हूँ, टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड यानी कि नीचे आना, कम डाउन, इनटू स्क्रोटम। अगर आपके इफ टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम, तो उसके वजह से क्या होगा? टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाएगा। टेस्टिस अगर एब्डोमेन में ही रह जाएगा तो वो हाई टेम्परेचर में रहेगा। हाई टेम्परेचर रहेगा तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा। नो स्पर्म्स विल बी फॉर्म्ड। अगर हमारा टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आया तो हाई टेम्परेचर के वजह से एब्डोमेन वाले टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, एंड इट विल लीड टू, या दिस कंडीशन इज नोन एज, दिस condition is this condition will lead to sterility. It will lead to sterility. Sterility यानी क्या होता है? absence of sperms. Sterility of ये स्टरिलिटी का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ सेल्स। स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं, स्पर्म्स बन ही नहीं रहे हैं, तो मेल फर्टाइल कैसे होगा? वो तो स्टराइल होगा ना। स्पर्म्स बने ही नहीं है टेस्टिस के अंदर, क्योंकि टेस्टिस नीचे आया ही नहीं है, दोनों साइड से वो ब्लॉक हो गया है, टेस्टिस नीचे नहीं आया है, तो इट विल लीड टू स्टरिलिटी ऑफ मेल्स। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इट इज़ नोन एज क्रिप्टोर्किडिज्म। देखो मैं इधर दूसरे मार्कर से लिख रही हूँ, दिस कंडीशन इज नोन एज एक मिनट, क्रिप्टोर्काइडिज्म। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को हम? क्रिप्टोर्किडिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो मेल्स हैं उनका टेस्टिस इंग्विनल कैनाल से स्क्रोटम में नहीं आ पाया। स्क्रोटम में ऐसे क्या खास चीज़ होती है मैम? स्क्रोटम की खास चीज़ ये होती है कि स्क्रोटम में टेम्परेचर कम होता है, जिसके वजह से टेस्टिस में आराम से स्पर्म डेवलपमेंट हो जाता है। इस टेम्परेचर में स्पर्म का अच्छा डेवलपमेंट होता है, तो मेल्स स्टराइल नहीं होंगे। लेकिन अगर टेस्टिस आया ही नहीं है स्क्रोटम में तो कहाँ से स्पर्म बनेंगे? तो दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू नोट डाउन। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया है, सो प्लीज़ नोट दिस डाउन। ओके, ऑल राइट। तो चलो अब थ्योरी देखते हैं और फिर वापस से आएंगे। ये डायग्राम्स तो हैं अपने पास ही, तो एक एक करके हम सारे एक्सप्लेनेशन देखते जाएंगे, ठीक है? ओके। हाँ, और एक चीज़ बतानी थी कि कभी कभी क्या होता है, इंग्विनल कैनाल के साथ साथ ये जो आपका इंग्विनल कैनाल है, कभी कभी टेस्टिस के साथ साथ हर्निया भी आ जाता है बाहर। टेस्टिस के साथ साथ आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है वो भी बाहर आ जाता है। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं इंग्विनल हर्निया। ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? इंग्विनल हर्निया। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट भी टेस्टिस के साथ बाहर आ गया है। समझो, इधर पे मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। समझो यहाँ पे ये जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन था, ये लार्ज इंटेस्टाइन भी आपके स्क्रोटम में है, ओके? और यहाँ पर आपका टेस्टिस भी प्रेजेंट है। तो टेस्टिस प्लस लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों अगर आपके स्क्रोटम में आ गया तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इंग्विनल हर्निया। क्या बोलते हैं इसको हम? इंग्विनल हर्निया। यानी कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन भी आपके स्क्रोटम में आ गया है, ओके? जिस इंग्विनल कैनाल ब्रॉड होने के वजह से। तो देखो अब इधर पे आगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखते हैं।
मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आपको अगर वीडियो ज़्यादा स्लो लग रही है तो आप 1.25 की स्पीड में वीडियो को देख सकते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखो हमको क्या बताया गया है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर होता है? हमारे कमर वाले रीजन में, यानी पेल्विस रीजन में। ओके जैसे कि यहाँ पर हमको इस डायग्राम में बताया गया है, सी दिस इज द पेल्विस रीजन। ओके ये आपका बम है, बटक है। ओके सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन अवर पेल्विस रीजन। ओके इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अगर सिंगुलर एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं तो ये स्पेलिंग आएगी IS सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए ES। ठीक है, क्योंकि दो टेस्टिस होते हैं। मेल्स के पास कितने टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं? देखो, नंबर 1, नंबर 2, ऐसे दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। सो टेस्टिस आर 2 इन नंबर, दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस along with accessory ducts, glands and external genitalia। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था कि मेल्स के पास क्या क्या होते हैं, एक पेयर होता है टेस्टिस का, टेस्टिस आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। ओके और उसके अलावा उनके पास एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया है? पक्का? एकदम धीरे धीरे से देखो, ठीक है। अब आगे देखो क्या बताया गया है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। क्या बोला गया हमको इधर पे कि ये जो अपना टेस्टिस है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये देखो, ध्यान से देखो, ये अपना स्क्रोटम का पाउच है और ये अपना टेस्टिस है। तो ये टेस्टिस बॉडी के बाहर, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? स्क्रोटम के पाउच में। अब आप इमेजिन करो कि ये अपना, समझो ऐसा इमेजिन करो कि ये अपना स्क्रोटम का पाउच है और इस स्क्रोटम के अंदर अपना टेस्टिस आया है। क्या आया है? अपना टेस्टिस आया है। अब ये टेस्टिस इधर अंदर ही अंदर ऐसे हिलते रहेगा, ऐसे हिलते डुलते रहेगा। तो क्या ये मूवमेंट अच्छी है? नो, इट इज़ नॉट गुड। तो टेस्टिस को स्क्रोटम से चिपका के रखने के लिए इन दोनों के बीच में एक फाइब्रोमस्कुलर बैंड प्रेजेंट होता है, जो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस को ऐसे पकड़ के रखता है ताकि टेस्टिस अंदर ही अंदर ऐसे मूवमेंट ना करे। तो इस फाइब्रोमस्कुलर बैंड को हम बोलते हैं गबरनैक्यूलम। क्या बोलते हैं इस फाइब्रोमस्कुलर बैंड को? हम गबरनैक्यूलम। दिस इज ऑल्सो नॉट गिवन इन योर NCERT टेक्स्ट बुक, सो प्लीज नोट दिस डाउन। ओके यहाँ पर ऐसे एक फाइब्रोमस्कुलर बैंड होता है जिसको हम बोलते हैं गबरनैक्यूलम। ओके अब आगे देखो क्या दिया गया है। The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis, that is 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature। क्या बोला गया हमको इधर पे? स्क्रोटम का क्या एडवांटेज है? व्हाट इज द यूज ऑफ द स्क्रोटम? देखो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले स्क्रोटम। किसके बारे में लिखेंगे? स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, आउटसाइड द एब्डोमेन। कहाँ पर प्रेजेंट है ये? आउटसाइड द एब्डोमेन। और इसका मेन फंक्शन क्या है? एक मिनट रुक जाओ। इसका मेन फंक्शन क्या है? इट मेंटेन्स लोअर टेम्परेचर। ये क्या करता है? ये लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। कितना लो? लेस देन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो। ठीक है, मतलब बॉडी से लोअर देन बॉडी। हमारी बॉडी का जितना भी टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री टेम्परेचर ठंडा रखना ताकि स्पर्म्स सर्वाइव कर सके और डेवलप कर सके, विच इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तभी आपका स्पर्म का अच्छे से डेवलपमेंट होगा। इन अडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। अडल्ट में टेस्टिस कैसे शेप का दिखाई देता है? ओवल शेप का। यहाँ पर देखो आपको डायग्राम दिखाती हूँ, बहुत सारे डायग्राम है मेरे पास। ये देखो टेस्टिस कैसा होता है, ये आपका टेस्टिस है। सो टेस्टिस इज ओवल इन शेप। कैसा होता है अपना टेस्टिस? ओवल इन शेप, अंडे के जैसा। So in adults, each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and width of about 2 to 3 centimeter। देखो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, स्क्रोटम जैसा पाउच होता है और पाउच के अंदर आपका टेस्टिस होता है। तो टेस्टिस ऐसे दिखाई नहीं देगा क्योंकि टेस्टिस के ऊपर एक ऐसा पाउच जैसा कवरिंग प्रेजेंट है। और ये जो ऊपर का पाउच है ना, ये फ्लेक्सिबल पतला सा लेयर है जिसके ऊपर छोटे 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 पिगमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, और ये पाउच के अंदर अपना जो टेस्टिस प्रेजेंट है वो टेस्टिस 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। ये देखो यहाँ पर देखो क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, ये ध्यान से देखो। ये जो अपना टेस्टिस है, इस टेस्टिस के ऊपर आपको ये ऑरेंज ऑरेंज कलर की कवरिंग दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं डेंस कवरिंग। और इस कवरिंग का नाम क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हैं इस कवरिंग को हम? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इट इज़ अ वेरी टफ कवरिंग विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द टेस्टिस। ये जो ऊपर ऊपर आपको कवरिंग दिखाई दे रही है, ये देखो यहाँ पे मैं आपको रुको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ ये देखो,
ये जो ऐसे कैप्सुलर लेयर आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं डेंस कवरिंग। तो ये अपना पूरा टेस्टिस है और टेस्टिस के ऊपर आपको एक ऐसे कैप्सूल जैसी लेयर दिखाई दे रही है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? पक्का? ओके, अब आगे देखो क्या बताया गया है। तो द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। ईच टेस्टिस इज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। अब सब लोग डायग्राम देखो, अब मैं आपको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ तक का पार्ट आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो इस डायग्राम को। हाँ ठीक है, यही वाला डायग्राम बताती हूँ मैं आपको। ओके, ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ये डायग्राम बेटर है। हमारा जो टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर ऐसे बहुत सारी बहुत टफ लेयर होती है, एक डेंस कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड होती है, यानी कि इनर लेयर को हम बोलेंगे ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, इनर लेयर को हम क्या बोलेंगे? ट्यूनिका वेजिनालिस या ट्यूनिका वास्कुलोसा, और ये आउटर लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके टेस्टिस के ऊपर की कवरिंग, मतलब स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर भी खुद का एक लेयर है। अब उस टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमको क्या बताया गया है, सब लोग ध्यान से सुनो। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमको क्या बताया गया है? ऐसा हमारा टेस्टिस है और इस टेस्टिस के अंदर टोटल ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 250 कंपार्टमेंट्स हैं। जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन के अंदर अलग अलग डब्बे होते हैं और उस डब्बों में बहुत सारी सीट्स होती हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये अपना टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट है, 1 2 3 4 ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स हैं। ये देखो, इनको हम बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। ये 1 कंपार्टमेंट, ये 2nd कंपार्टमेंट, ये 3rd कंपार्टमेंट, ये 4th कंपार्टमेंट, ये 5th, ये 6th, ये 7th, ऐसे 250 कंपार्टमेंट है। कितने कंपार्टमेंट्स हैं? 250 कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो इधर पे हम लिखते हैं, देखो माइंड मैप बनाते हैं। हमारा जो टेस्टिस है, हमारा जो टेस्टिस है, टेस्टिस के बाहर आपको ट्यूनिका एल्बुजिनिया की लेयर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया की लेयर देखने को मिलती है। ओके, फिर एक टेस्टिस के पास, एक टेस्टिस में हमको कितने कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स, जिनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं इनको हम? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। करेक्ट है? इधर तक सबको समझ में आ रहा है ये सब वर्ड्स? हाँ यस, ये वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनको हम बोलते हैं 250 सेमिनिफेरस कंपार्टमेंट्स, 250 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इन 250 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपको क्या दिखाई देंगे? हर एक कंपार्टमेंट में, मतलब समझो ये अपना एक टेस्टिस है और यहाँ पर ऐसे 250 कंपार्टमेंट है और ये हर एक कंपार्टमेंट में आपको अलग अलग लेयर्स, मतलब 2 से 3 अलग लेयर देखने को मिलेगी। यहाँ पे ऐसे कॉइल्ड लेयर देखने को मिलेगी हर एक कंपार्टमेंट में। हर एक कंपार्टमेंट में आपको 2 से 3 कॉइल्ड लेयर देखने को मिलेगी और इस कॉइल्ड लेयर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम? सेमिनिफेरस। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, इसको बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। आई एम सो सॉरी, इसको बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। टेस्टिस के अंदर, ये अपना टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ये जो कंपार्टमेंट्स हैं, कंपार्टमेंट के लिए दूसरा वर्ड कौन सा होता है? लोब्स। तो ये लोब्यूल्स है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। आई एम सो सॉरी, ये आपके टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स हैं। और टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं? एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर, एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर, one testicular lobule shows 2 to 3 coiled seminiferous tubule। एक लोब्यूल के अंदर हमको 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं? 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये अपना टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ये एक लोब्यूल है। इस एक लोब्यूल के अंदर हमको 2 से 3 ऐसे कॉइल ट्यूब्यूल देखने को मिल रहा है। तो इस लोब्यूल को बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल और इस ट्यूब को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ तक सबको क्लियर है? पक्का? ओके, अब उसके बाद क्या होता है? अब डायग्राम देखो। तो ये देखो, यहाँ पे आपका टेस्टिस है, टेस्टिस के बाहर ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वास्कुलोसा की लेयर है और अंदर कंपार्टमेंट्स हैं। अंदर क्या है? आपके कंपार्टमेंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर हमको 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम जूम करके देखें, अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को, रुको दूसरा मार्कर लेती हूँ मैं, हाँ, अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को छोटा सा जूम करके देखें तो हमको ऐसा टीएस दिखाई देगा, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस।
जिसमें हमको क्या दिखाई देगा, देखो यहाँ पे आप छोटा सा पार्ट, आप ऐसे छोटा सा पार्ट इसको जूम करके देख रहे हो, तो ये जो आपका आउटर लेयर है दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। आप पूरे टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हो, दिस इज योर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फिर अंदर आपको ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखने को मिलेंगे, और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, ये एक ही टेस्टिकुलर लोब्यूल है ना, ये एक ही टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर आपको 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे, 1 2, और ये तीसरा जो इनकम्प्लीट है। तो ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये आपके क्या हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले आउटर लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, 2 टाइप के सेल्स मिलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमको क्या मिलते हैं, तो देखो इधर पे हम लिखेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमको क्या देखने को मिलते हैं, 2 टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर ऑब्जर्व्ड। कौन से 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है जर्म सेल्स, एक होता है जर्म सेल, और एक होता है सर्टोली सेल। कौन से 2 सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल। जर्म सेल आगे जाके स्पर्म्स बनाएंगे, जर्म सेल्स आगे जाके क्या बनाएंगे, आपका स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म बनाएंगे। और सर्टोली सेल्स को हम सस्टेंटेक्युलर सेल्स भी बोलते हैं, या नर्स सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या करेंगे, ये इन डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेंगे। क्या करेंगे, ये इन डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेंगे। यानी कि ऐसा आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, मैं एक सिंगल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना रही हूँ। यहाँ पर आपको ऐसे जर्म सेल की लेयर देखने को मिलेगी, इसको हम जर्मिनल एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। ये जर्म सेल की लेयर अलग अलग स्टेजेस दिखाती है, और आपको धीरे धीरे करके स्पर्म डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन इनके बीच बीच में आपको ऐसे पिरामिड जैसे सेल्स देखने को मिलेंगे, जर्म सेल्स के बीच बीच में ही आपको ऐसे पिरामिड जैसे सेल्स देखने को मिलेंगे। और इन पिरामिड जैसे सेल्स को आप बोलते हैं सर्टोली सेल्स। इन पिरामिड जैसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इधर पे भी, इन पिरामिड जैसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स। तो आपके जो स्पर्म्स बन रहे हैं, ये स्पर्म्स आपके सर्टोली सेल्स के साथ ऐसे चिपके हुए होते हैं। स्पर्म का जो हेड होता है, स्पर्म का जो हेड होता है वो अपने सर्टोली सेल के साथ चिपका हुआ होता है, क्योंकि सर्टोली सेल क्या करता है, इस स्पर्म को टेल डेवलप करने में हेल्प करता है। यानी इनिशियली इस स्पर्म की टेल बहुत छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे इसको सर्टोली सेल से, ये सर्टोली सेल है, जैसे जैसे इस सर्टोली सेल से स्पर्म को नरिशमेंट मिलेगा, स्पर्म की टेल लंबी होती जाएगी, और ये स्पर्म अब स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। यानी कि इनिशियली ये स्पर्मेटिड होता है, स्टार्टिंग में ये स्पर्मेटिड होता है, पर जब इसकी टेल डेवलप हो जाती है तो ये स्पर्मेटोजोआ बन जाता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया, पक्का? हमने ये पूरा एक माइंड मैप जैसा चार्ट बनाया है, ओके, ऑल राइट। अब इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे क्या होगा, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म्स बन गए हैं, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म्स बन गए हैं, अब ये सारी की सारी ट्यूब्यूल्स जो हैं ये एक साथ मिलकर एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ये देखो, ये यहाँ पर आपको एक वेब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और इस वेब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। इस वेब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस। ये रेटे टेस्टिस क्या करता है, ये रेटे टेस्टिस जितने भी स्पर्म्स हैं आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जितने भी स्पर्म्स बने हैं, सारे के सारे स्पर्म्स रेटे टेस्टिस में आ जाते हैं। सारे के सारे स्पर्म्स किधर आ जाते हैं, रेटे टेस्टिस में आ जाते हैं। तो इधर पे देखो लिखते हैं, आपके नर्व सेल्स ने क्या किया, नरिशमेंट प्रोवाइड किया। ये सब तो एक सर्कल में डाल दो, ठीक है। ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है, किधर हो रहा है, ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा, अब नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा, यहाँ पर ना एक्चुअली एक और सेल आपको लिखना है। 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ऐसे लेडिक सेल्स होते हैं। ये देखो, ये डायग्राम देखो, ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है, लेडिक सेल्स, ये क्या रिलीज करते हैं, ये एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर लिख के ले सकते हो कि स्पर्म सेल्स और नर्व सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं, लेकिन 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इनके बीच में आपको ऐसे एक बंडल ऑफ सेल दिखाई देगा, जिनको हम बोलते हैं लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। ये लेडिक सेल क्या करता है, एंड्रोजन हार्मोन बनाता है। क्या करता है, ये दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। ये क्या करता है, एंड्रोजन हार्मोन बनाता है, ठीक है। चलो ये सब हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट। अब सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलकर क्या करेंगे, सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलकर क्या करेंगे, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो वेब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जो वेब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, उसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं उसको हम, रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं उसको हम, रेटे
टेस्टिस। ओके, और ये रेटिटेस्टिस कैसा होता है, वेब के जैसा, यानी कि मकड़ी के जाले के जैसा ये स्ट्रक्चर होता है। इट इज वेब लाइक स्ट्रक्चर। और इस रेटिटेस्टिस से आगे क्या होगा, ये देखो, ये आपका रेटिटेस्टिस का स्ट्रक्चर है जो पूरा वेब लाइक है। यहाँ पर आपके मेच्योर स्पर्म्स हैं। इनको मेच्योर किसने किया, सर्टोली सेल्स ने इनको मेच्योर किया है, ठीक है। अब ये रेटिटेस्टिस आगे जाके वासा इफ्रेंशिया से कनेक्ट हो जाएंगे। किससे कनेक्ट हो जाएंगे, वासा इफ्रेंशिया, जिनको हम बोलते हैं इफरेंट डक्ट्यूल्स, जो आपके एक्सेसरी डक्ट्स है। तो रेटिटेस्टिस से आगे जाके आपका ये ट्यूब्स किससे कनेक्ट होता है, वासा इफ्रेंशिया से, यानी कि इफरेंट डक्ट से। तो वासा इफ्रेंशिया से ये कनेक्ट होते हैं। फिर वासा इफ्रेंशिया से आपका क्या निकलता है, ये देखो, ये आपके वासा इफ्रेंशिया के डक्ट्स हैं। ये वासा इफ्रेंशिया आगे जाके कनेक्ट हो जाते हैं एपिडिडाइमस के साथ। किसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, एपिडिडाइमस के साथ। तो आगे जाके ये वासा इफ्रेंशिया कनेक्ट होते हैं एपिडिडाइमिस के साथ। एपिडिडाइमिस के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी, टेल। हेड वाले पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्पस। हेड वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये देखो, ये आपका हेड है, ये आपका टेल है। सो इसको हेड वाले पार्ट को हम कप्यूट बोलते हैं। हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस इज नोन एज कप्यूट। फिर ये आपका बॉडी है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस, और ये आपका टेल है एपिडिडाइमिस का, जिसको हम बोलते हैं कॉडा एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट होता है कप्यूट, जहाँ पे मेच्योर स्पर्म्स आते हैं। धीरे धीरे करके सिलेक्ट करके हम मेच्योर स्पर्म्स को आगे भेजते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन वाला पार्ट है कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और लास्ट में आपका जो टेल है एपिडिडाइमिस का, इसको बोलते हैं कॉडा एपिडिडाइमिस। अब ये एपिडिडाइमिस से आगे क्या निकल रहा है, आपका एक सिंगल डक्ट निकल रहा है, जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। जिसको हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। तो एपिडिडाइमिस से क्या निकलता है, आपका वास डिफरेंस, जो टेस्टिस के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। मतलब समझो एपिडिडाइमिस यहाँ पर है, तो यहाँ पीछे से अब आपका वास डिफरेंस निकलेगा। तो वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंस आप बोल सकते हो। कौन सा डक्ट निकल रहा है इधर से, वास डिफरेंस का डक्ट निकल रहा है। और ये वास डिफरेंस आगे जाके कनेक्ट हो जाएगा आपके सेमिनल वेसिकल के साथ। किसके साथ कनेक्ट होगा ये आगे जाके, सेमिनल वेसिकल के साथ। तो आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखाई देगा। ये देखो, ये आपका वास डिफरेंस है, दिस इज डक्टस डिफरेंस, यानी कि यह वास डिफरेंस है। तो एपिडिडाइमिस से आपका वास डिफरेंस निकला। वास डिफरेंस आगे जाके किसके साथ कनेक्ट हुआ, सेमिनल वेसिकल के साथ। ये देखो, वास डिफरेंस आगे जाके सेमिनल वेसिकल के साथ कनेक्ट होता है। सेमिनल वेसिकल के स्पर्म्स जाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। यहाँ पे आपको ये इजैकुलेटरी डक्ट देखने को मिल रहा है। और फिर इजैकुलेटरी से ये डक्ट, ये स्पर्म्स जाते हैं यूरेथ्रा के अंदर। ये जो बीच में एक पास हो रही है ट्यूब, दिस इज योर यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से ये स्पर्म्स जाएंगे पीनस के अंदर, और पीनस से ये बाहर इजैकुलेट हो जाएंगे जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा। तो आई होप आपको ये पूरा फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा। सेमिनल वेसिकल, फिर सेमिनल वेसिकल से इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से पीनस, और फिर ये हो जाते हैं इजैकुलेट। तो इस तरीके का ये पूरा फ्लो चार्ट है। इसको आप एक एक एरो फॉलो करते जाओ, आपको ये पूरा माइंड मैप याद हो जाएगा। अब फटाक से थ्योरी देखते हैं। तो देखो, अब थ्योरी में हमको क्या बताया गया है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं वो हमने देख लिया, ठीक है। 3.1b, ओके, ये देखो, यहाँ पर आपको बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखने को मिलेंगे। ओके, अब आगे की थ्योरी में हमको क्या दिया गया है वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फटाक से। अब ज़्यादा पार्ट नहीं बचा है, छोटा सा ही पार्ट बचा है। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में आपको ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं, जिनमें आपके स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 टाइप के सेल्स से, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप के सेल्स हैं। आपके जर्म सेल्स, ये देखो, ये आपके पूरे के पूरे जर्म सेल्स हैं। ये देखो, ये आपके जर्म सेल्स हैं, दीज आर जर्म सेल्स। और ये आपके सर्टोली सेल्स हैं। बीच बीच में जो नर्स सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। तो जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है। जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया करते हैं, और सर्टोली सेल्स को हम बोलते हैं नर्स सेल्स, क्योंकि ये हमारे डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। द मेल जर्म सेल्स, अभी मेल जर्म सेल्स पहले स्टार्टिंग में डिप्लॉयड है, पर जब ये मियोसिस करेंगे तो हेप्लॉइड गैमेट बनेंगे। सो मेल जर्म सेल्स अंडरगो meiotic divisions and they form sperm, while Sertoli cells क्या करते हैं, Sertoli cells are nurse cells because they provide nourishment to the germ cells. The region outside the seminiferous tubule, seminiferous tubule के बाहर का रीजन, यानी कि इस रीजन की बात की जा रही है यहाँ बच्चों। ये देखो, ये आपका seminiferous tubule है,
इसके बाहर वाला जो रीजन है, ये फर्स्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन दोनों के बाहर का जो रीजन है वहां पर आपको द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। यानी कि ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहाँ पर आपके बहुत सारे ब्लड वेसल्स और सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। लेडिक सेल्स का क्या काम होता है? दे सेक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एंड अदर इम्यूनोलॉजिकल सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, और बाकी के WBC वगैरह भी आपके इंटरस्टिशियल सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। अब नेक्स्ट आता है द मेल एक्सेसरी डक्ट के बारे में। तो रेटेटेस्टिस क्या होता है? ये देखो, ये अपना टेस्टिस है, ये अपना टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। टेस्टिकुलर लोब्यूल से आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बन रहे हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे? इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इकट्ठा होकर बनाएंगे ऐसे वेब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलेंगे रेटेटेस्टिस। क्या बोलेंगे इसको हम? रेटेटेस्टिस। सो दिस इज योर रेटेटेस्टिस। और रेटेटेस्टिस आगे जाके क्या बनाता है? ऐसे कनेक्ट होके क्या बनाता है? ये वासा इफ्रेंशिया बनाता है। तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? दिस पार्ट इज नोन एज वासा इफ्रेंशिया। और ये वासा इफ्रेंशिया आगे जाके किससे कनेक्ट होगा? ये एपिडिडाइमिस से कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा? एपिडिडाइमिस से। सो दिस इज नोन एज एपिडिडाइमिस। और ये एपिडिडाइमिस आगे जाके एक सिंगल डक्ट बनाएगा जो ऐसे बाहर निकलेगी। इस डक्ट को बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा इफ्रेंशिया। तो आपका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो किधर से ओपन होगा? वासा इफ्रेंशिया के पास ओपन होगा। ये देखो, ये अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये अपना वासा इफ्रेंशिया है। दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? रेटेटेस्टिस प्रेजेंट है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किधर ओपन होता है? वासा इफ्रेंशिया में। ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे आपका वासा इफ्रेंशिया है, और दोनों के बीच में क्या है? रेटेटेस्टिस। दिस इज रेटेटेस्टिस, this is seminiferous tubule, this is vasa efferentia. So through retetestis the vasa efferentia leaves the testis and open into the epididymis. तो ये वासा इफ्रेंशिया आगे जाके किससे कनेक्ट होगा? एपिडिडाइमिस से। ये देखो यहाँ पे, ये वासा इफ्रेंशिया किससे कनेक्ट होगा? एपिडिडाइमिस से। तो इट ओपन्स इनटू एपिडिडाइमिस। किधर गया? रुको, ये सब इरेज कर देती हूँ मैं। It's open into epididymis located along the posterior surface of each testis. ये epididymis एकदम posterior end पे present होता है testis के। The epididymis leads to vas difference, और ये epididymis आगे जाके किससे connect होता है? ये देखो, ये अपना epididymis है, ये epididymis, ऊपर करती हूँ डायग्राम। ये epididymis आगे जाके किससे connect होता है? ये जाता है vas difference के पास, और ये vas difference आगे जाएगा यूरेथ्रा के पास। तो इट इज कंटिन्यूएट टू वास डिफरेंस, और ये वास डिफरेंस आगे जाके एसेंड करेगा यानी मूव करेगा एब्डोमेन के अंदर। तो ये जो वास डिफरेंस होता है, ये जो अपना वास डिफरेंस है ना, ये वास डिफरेंस एक बार एब्डोमिनल कैविटी के अंदर से जाके वापस से उधर लूप करके नीचे आता है, और लूप करके नीचे आके यूरिनरी ब्लैडर के आगे की तरफ, ये देखो, लूप बनाएगा यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के पास से ऐसे जंप करके ये आपके यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आता है। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, और ये वास डिफरेंस आगे जाके किसके साथ कनेक्ट हो जाता है? सेमिनल वेसिकल के साथ। देखो, ये वास डिफरेंस है, ये ऐसे अपने यूरिनरी ब्लैडर्स यूरेटर्स की तरफ ऐसे लूप बना रहा है, मतलब इधर से जाके टुपुक करके ऐसे आ रहा है। और ये किससे कनेक्ट हो रहा है? सेमिनल वेसिकल से कनेक्ट हो रहा है। किससे कनेक्ट हो रहा है? सेमिनल वेसिकल से कनेक्ट हो रहा है। ओके, सेमिनल वेसिकल में क्या होता है? इट रिसीव्स अ स्मॉल डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, जहाँ पे आपके फ्रुक्टोज और अलग अलग न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, एंड इट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये आपका जो वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के पास आया, सेमिनल वेसिकल से ये आगे किधर ओपन होगा? आपके इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होगा। किधर ओपन होगा? इजैकुलेटरी डक्ट में। These ducts store and transport the sperms from the testis, और ये डक्ट क्या करते हैं? ये हमारे स्पर्म्स को स्टोर करते हैं और उनको आगे जाके ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। तो ये क्या करेंगे? आगे जाके अपना जो स्पर्म है इजैकुलेटरी डक्ट से वो नीचे आएगा यूरेथ्रा के पास, और यूरेथ्रा से वो आगे आगे जाएगा और बाहर आ जाएगा पेनिस के थ्रू। करेक्ट? ओके, दीज, हाँ, अब आगे देखो क्या बताया? द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। इधर पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ये जो आपका यूरेथ्रा आ रहा है, सब लोग ध्यान से देखो इधर पे, ये जो अपना यूरेथ्रा आ रहा है, ये यूरेथ्रा किधर से ओरिजिनेट हो रहा है? ये जो बीच में आपको यहाँ पर एक ट्यूब देखने को मिल रही है, ये यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? ये यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है। किधर से आ रहा है? यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ से। ओके,
यूरिनरी ब्लैडर के आगे बहुत सारे एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, कॉपर्स ग्लैंड। यहाँ पे आपके ऐसे बल्ब लाइक ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। तो द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। तो ये यूरेथ्रा जो बीच में प्रेजेंट है, ये देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये आपका जो यूरेथ्रा है ये पूरा पेनिस के एंडिंग तक प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ पे जो ओपनिंग है, ये जो यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रल मियाटस। क्या बोलते हैं इस ओपनिंग को हम? यूरेथ्रल, एक मिनट यहाँ लिखती हूँ मैं, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रल मियाटिस। अब यहाँ पे आपको एक कॉमन चीज क्या देखने को मिल रही है कि आपके सेमिनल वेसिकल से स्पर्म्स भी इस यूरेथ्रा के अंदर आ रहे हैं, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी इसी यूरेथ्रा से पास हो रहा है। सो यूरेथ्रा से दोनों चीज़ें पास होती हैं, आपकी यूरिन भी और आपके स्पर्म्स भी, यूरिन भी और स्पर्म्स भी। तो इसीलिए हम मेल यूरेथ्रा को बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। मेल यूरेथ्रा को हम क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यानी एक ही ट्रैक से यूरिन भी पास होगी, स्पर्म्स भी पास होंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? पक्का? ऑल राइट। अब आगे देखो क्या बताया गया है। यस, तो ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रल मियाटिस। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है। मेल का जो पेनिस होता है वो टिश्यूज से बना हुआ होता है। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसको हम जेनाइटल ऑर्गन बोलते हैं। एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यूज। कौन से स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यूज से बना हुआ होता है? यहाँ पर लिखो, हमारा मेल का जो पेनिस होता है वो कौन से स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू से बनता है? कॉर्पोरा, ये देखो इधर पे आपको डायग्राम में बताया है, कॉर्पोरा केवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पोरा केवर्नोसा इज द आउटर लेयर एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इज द इनर लेयर। ठीक है, और बीच में जो एक लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोरोना। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉर्पोरा केवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, इनको हम बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब क्या होता है? जैसे ही हमारे स्पर्म को सेक्सुअल अराउजल होता है, यानी कि उसके अंदर जैसे ही सेक्स हार्मोन्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, वैसे ही ये इरेक्टाइल टिश्यू इरेक्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से स्पर्म का साइज अचानक से एनलार्ज हो जाता है। सो सेक्सुअल अराइजल के वजह से हमारे पीनस का एनलार्जमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं पिनाइल एनलार्जमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? पिनाइल एनलार्जमेंट, यानी पीनस का साइज एनलार्ज हो जाता है। और पेनिस के एंड में हमको यहाँ पर ये जो अपना ये ग्लांस पेनिस जैसा स्ट्रक्चर है, ये जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और ये ग्लांस पेनिस के ऊपर एक पतला सा कवरिंग होता है जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन, या इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेप्यूस। आप इसको फोर स्किन भी बोल सकते हो या प्रेप्यूस भी बोल सकते हो। एक्चुअल में फीमेल की बॉडी में ये वाला जो पार्ट है ये इंसर्ट करके स्पर्म्स इजेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ओके। तो it is made up of a special tissue, erectile tissue, that helps in the erection of the penis to facilitate insemination. Erection के वजह से insemination easily होता है। The enlarged end of penis, penis का जो लास्ट वाला एंड होता है, यानी कि ये जो enlarged वाला एंड होता है, ये इसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। इस एंड को हम क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। और ये किससे कवर्ड है? एक लूज स्किन प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन। यहाँ तक सबको समझ में आया? पक्का। अब लास्ट में मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में देखो हमको क्या बताया गया है। 3 ग्लैंड्स के बारे में हमको यहाँ पर बताया गया है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। उसके बारे में हम यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सेमिनल वेसिकल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेमिनल वेसिकल। तो सुनो ध्यान से, जो मेल का सेक्सुअल फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं सीमेन, तो सीमेन में 60% लिक्विड कहाँ से आता है? सेमिनल वेसिकल से। 60% कंटेंट कहाँ से आता है? सेमिनल वेसिकल से। सेमिनल वेसिकल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सेमिनल वेसिकल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? फ्रुक्टोज। सेमिनल वेसिकल के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? फ्रुक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन से 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं? फ्रुक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। फ्रुक्टोज क्या करता है? हमारे स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है स्विम करने के लिए, क्योंकि स्पर्म्स स्विम करके ही फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, जब आपका पीनस फीमेल के वजाइना में एंटर करेगा, ये पीनस जब फीमेल के वजाइना में एंटर करेगा तो वजाइना पीनस को अपनी तरफ अंदर खींचता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? ये स्पर्म्स के क्विक प्रोपल्शन यानी कि क्विक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द फीमेल ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल वजाइना।
ठीक है, इन फीमेल वजाइना। सो प्रोस्टाग्लैंडिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, वजाइना पीनस को अपनी तरफ अंदर खींचेगा, एंड फ्रक्टोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी ऑफ स्विमिंग ऑफ स्पर्म्स। सो सेमिनल वेसिकल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पेयर्ड ग्लैंड, ये 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट ग्लैंड आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। सब लोग डायग्राम देखो यहाँ पर, ये देखो, ये आपका सेमिनल वेसिकल है, ऐसे 2 ग्लैंड्स, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ऐसे 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, देखो इधर पे, यूरिनरी ब्लैडर एक ही है, यूरेटर्स 2 होते हैं, वास्ट डिफरेंस 2 होते हैं, सेमिनल वेसिकल 2 होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे यहाँ पर आपके कॉपर्स ग्लैंड होते हैं, कॉपर्स ग्लैंड 2 होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा 1 ही होता है। तो अब मैं बात कर रही हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड की। अब सेकेंड अपना आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का एक ही फंक्शन होता है, ये बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। ये 30% कंट्रीब्यूट करता है सीमेन में, यानी कि सीमेन फ्लूइड में 30% प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में कौन से एसिड प्रोड्यूस होते हैं? सिट्रिक एसिड, प्रोस्टेट एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम। कौन से एसिड्स होते हैं? एसिड फॉस्फेटेज। ये सारे के सारे एसिड और फॉस्फेटेज, हाँ, ये सारे के सारे जो एसिड हैं और ये अलग अलग एंजाइम्स जो हैं, ये क्या करते हैं? देखो, मेल का जो सीमेन है ये अल्कलाइन है। सीमेन कैसा फ्लूइड है? ये अल्कलाइन फ्लूइड है, यानी कि बेसिक पीएच है। और फीमेल का जो वजाइना है, फीमेल का जो वजाइना है, इट इज़ एसिडिक। फीमेल का वजाइना बहुत ज़्यादा एसिडिक है, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 पीएच होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। अब अचानक से अगर ये अल्कलाइन स्पर्म्स फीमेल के वजाइना में एंटर करेंगे तो स्पर्म्स की तुरंत डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए स्पर्म्स डायरेक्ट वजाइना में जाके मर ना जाएं, इसीलिए पहले ही उनको थोड़ा सा एक एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का ये जो फ्लूइड है, ये क्या करता है? ये हमारे स्पर्म्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम एसिडिक वजाइना। इट प्रोटेक्ट्स स्पर्म। ये क्या करता है? ये जो एसिड रिलीज हुए हैं, इट प्रोटेक्ट्स स्पर्म फ्रॉम एसिडिक एनवायरमेंट, फ्रॉम एसिडिक एनवायरमेंट ऑफ फीमेल वजाइना। जैसे कि समझो, बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने से पहले आर्मी सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, और इतनी कड़क ट्रेनिंग दी जाती है कि फ्रॉम एसिडिक एनवायरमेंट ऑफ वजाइना, हाँ, इतनी कड़क ट्रेनिंग दी जाती है कि जब वो एक्चुअल में जंग लड़ने जाएं तो वहाँ पे डर ना जाएं, या वहाँ पे उनको ऐसे तकलीफ ना हो, या वहाँ पे उनको ऐसा ना हो कि प्रैक्टिस नहीं थी। तो प्रैक्टिस ही इतनी कड़क कराई जाती है कि आप एक्चुअल फील्ड में जाके डिस्ट्रॉय ना हो जाओ। तो ठीक उसी तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये पहले ही अपने स्पर्म्स को एसिडिक कंडीशन दे देते हैं, ताकि स्पर्म्स को पता चले कि जब तुम फीमेल के वजाइना में एंटर करोगे तुमको इससे भी ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव करना पड़ेगा। तो ये था अपना थर्ड ग्लैंड और सेकेंड ग्लैंड। और थर्ड ग्लैंड आता है कॉपर्स ग्लैंड, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये कॉपर्स ग्लैंड भी पेयर में प्रेजेंट होता है, और इसका एक ही काम होता है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सेक्रीट करना। लुब्रिकेटिंग फ्लूइड क्या काम करता है? देखो, आपके मेल्स के स्पर्म्स जो हैं वो बेसिक हैं। जब ये स्पर्म फीमेल के वजाइना में जाएंगे, या जब आप यूरिन करते हो, तो मेल्स में एक सिंगल यूरेथ्रा प्रेजेंट है, एक सिंगल यूरेथ्रा प्रेजेंट है। इस यूरेथ्रा से जब यूरिन पास होती है तो यूरिन एसिडिक है, यूरिक एसिड प्रेजेंट है इसमें। अब इस यूरिन के बाद आपके जो स्पर्म्स आने वाले हैं, उनके लिए ये रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके कॉपर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आप सुसु कर लेते हो, उसके बाद ये कॉपर्स ग्लैंड क्या करते हैं? ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मदद से आपके स्पर्म्स आराम से अपने प्रॉपर कंडीशन में यूरेथ्रा के अंदर आ सकें। दिस इज यूरेथ्रा, ओके। और दूसरा काम क्या होता है लुब्रिकेटिंग फ्लूइड का? ये कॉप्यूलेशन करने में भी हेल्प करते हैं, यानी कि फीमेल के वजाइना में एंट्री लेने में भी। ये जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, ये चिपचिपा फ्लूइड होता है। जैसे साइकिल की चेन अच्छे से चले, इसीलिए हम उसके ऊपर ग्रीस लगाते हैं, वैसे ही मेल्स में लुब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, जो आसानी से फीमेल के वजाइना में पीनस को एंट्री करने में हेल्प करता है, यानी कि कॉप्यूलेशन करने में हेल्प करता है। तो ये थे हमारे 3 ग्लैंड्स। तो यहाँ पर देखो क्या बताया, द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, 1 सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के 2 पेयर्स। देखो इधर पे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे दिखाई देते हैं। ये देखो, ये आपके सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये आपका एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, और यहाँ पे आपके 2 बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। सेक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा, यानी कि सीमेन। ये तीनों ग्लैंड से जो प्रोडक्ट मिलता है वो तीनों मिलके सीमेन बनता है। और सीमेन में क्या क्या प्रेजेंट होगा? सेमिनल वेसिकल का फ्रुक्टोज, calcium from prostate gland and certain enzymes from prostate gland. The secretions of bulbourethral gland also helps in lubrication of the penis. ये पेनिस को lubricate करता है ताकि फीमेल्स के अंदर आसानी से
कॉप्युलेटरी एक्टिविटी कंप्लीट हो सके। तो आई होप आपको आज का पूरा सेशन समझ में आया होगा। मैंने एक एक चीज़ एनसीईआरटी एंड विदाउट एनसीईआरटी वाले जो टॉपिक्स हैं वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। इसी तरीके से अब आपको थोड़ा लेट होगा, 1-2 दिन डिले हो सकता है वीडियो आने में, लेकिन एक पूरा टॉपिक का वीडियो आपको मिलेगा और आपका सिलेबस हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए ज्ञान लैब एनसीईआरटी चैनल के साथ। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम आपको डेली नोटिफिकेशंस देते हैं और सारी अपडेट्स मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, स्टडी वेल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून, बाय बाय।